कश्मीर घाटी के वो अलगाववादी नेता जो अब नदारद हैं, जिनको ना तो अब अखबारों के अंदर स्पेस मिल रही है, ना मीडिया में उस तरीके से उनको दिखाया जा रहा है जिस तरीके से पहले दिखाया जाता था, उन्हीं हुर्रियत के नेताओं को लेकर पुलिस स्टेशन काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर को, CIK कश्मीर को एक इन्फॉर्मेशन रिलायबल सोर्सेज से मिलती है, जिसमें सोर्स इनको ये कहता है कि बहुत सारे ऐसे बेईमान लोग, जिसमें कुछ हुर्रियत के नेता भी हैं, वो कुछ एजुकेशनल कंसल्टेंसीज के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन मेडिकल कॉलेजेस में हुर्रियत नेताओं के पास एक कोटा होता था, जिस कोटे में हुर्रियत नेता आतंकवादियों के परिजन, जो आतंकवादी मारे गए उनके परिजन, जो पाकिस्तान के समर्थक कश्मीर में मौजूद हैं, उनके बच्चे, उनके लिए प्रोविजनिंग करी हुई थी कि वहाँ के प्रोफेशनल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में उनके लिए MBBS सीट्स जो हैं वो रख दी गई थी। और ये MBBS सीट्स जो हैं उन्हें पाकिस्तान के और POK के मेडिकल कॉलेजेस में हुर्रियत नेताओं की सिफारिश पर मिला करती थी। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर को ये खबर मिलती है कि जी कुछ बेईमान लोग, जिसमें कुछ हुर्रियत के नेता भी हैं, पैसा ले रहे हैं और पैसा लेकर इन सीटों की अलॉटमेंट करते हैं, और जो मकसद, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान ने इन सीटों को रिजर्व कर रखा है, उस मकसद के बिल्कुल ऐन उलट लोगों से पैसा लेकर उनके बच्चों को पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में और अन्य पाकिस्तान POK के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स मिल रही हैं। इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट होता है, और ये भी पता चलता है कि जो पैसा जमा किया गया है पेरेंट्स से, पोटेंशियल स्टूडेंट से या एस्पायरिंग स्टूडेंट से, उसे आतंकी गतिविधियों के लिए, अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए कश्मीर में इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर जो है इस मामले की पड़ताल करती है। FIR नंबर 5/2020 जो है अंडर सेक्शन 13, 17, 22 से 40 अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत, रेड विद सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये FIR जो है वो लगाई जाती है। इस FIR के लगाने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चलता है कि MBBS और उसके अलावा अन्य कई प्रोफेशनल कोर्सेज की सीट्स, जिसमें इंजीनियरिंग सीट्स भी हैं, बहुत सारे केसेस में उन स्टूडेंट्स को दिए गए जो मारे गए आतंकियों के करीबी रिश्तेदार थे, मारे गए आतंकियों के दूर पार से संबंधी थे, मारे गए आतंकियों के यहाँ तक कि अगर कोई आतंकी मारा गया, उसका जो पड़ोसी था, उसके पड़ोसी ने भी सीट क्लेम की कि जनाब मैं फलां का पड़ोसी हूं, तो उस सिलसिले में मेरे बच्चे को जो है पाकिस्तान में या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सीट्स मिलनी चाहिए। इसमें काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने 80 केसेस स्टडी किए, जिसमें स्टूडेंट्स या पेरेंट्स, उनसे बातचीत की गई, उनसे सवाल जवाब किए गए, और ये सीट्स जो अलॉट की गई हैं ये 2014 से लेकर 2018 तक के पीरियड के लिए, 4 साल में किन किन को सीट्स दी गई, कहाँ कहाँ अलॉटमेंट हुई, इस सब की पड़ताल की गई। और उसके अलावा लगभग 1 दर्जन के करीब घरों के ऊपर छापेमारी भी हुई, ताकि पैसा जो कलेक्ट किया गया है उसके लिए एविडेंस कलेक्ट किया जाए। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर का ये भी कहना है कि डिजिटल रिकॉर्ड्स को उन्होंने एनालाइज किया, पेपर रिसीट्स उनके पास थी, और बैंक ट्रांजैक्शन के जो डिटेल्स हैं उन तमाम को उन्होंने एनालाइज किया। उससे उन्हें ये पता चला कि जो पैसा MBBS की सीट के लिए, इंजीनियरिंग की सीट के लिए माँ बाप ने दिया था, उस सारे पैसे का इस्तेमाल इन बिचौलियों ने और इन हुर्रियत के नेताओं ने अपने लिए किया, यानी घर बनाया, इस पैसे का इस्तेमाल अपने घर के खर्चे के लिए किया। और ये एविडेंस भी काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर को मिला है कि अलग अलग माध्यमों से पैसा जो इन सीट्स के लिए आ रहा था, इन प्रोग्राम्स के लिए, इन प्रोजेक्ट्स के लिए आता था, उस पैसे का इस्तेमाल अलगाववाद को बढ़ाने के लिए और आतंकवाद को कश्मीर घाटी में बढ़ाने के लिए किया जाता था। और ये भी कहा गया कि पत्थरबाजी के लिए जो पेमेंट दी जाती थी, उस पेमेंट, इसमें से कुछ हिस्सा उस पत्थरबाजी के लिए भी रख दिया जाता था। उसके बाद काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ये कहती है कि हमने विटनेसेस को एग्जामिन किया, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ जब हमने उसको कॉर्पोरेट किया, तो हमें ये पता चला कि बहुत सारे परिवार जिन्होंने हुर्रियत नेताओं को अप्रोच किया
ताकि उन्हें ये आईएसआई का जो फैसिलिटेटेड प्रोग्राम है, और इसके बारे में सीएके कश्मीर का मतलब है कि ये आतंकवाद को इंसेंटिवाइज करने के लिए था। यानी किसी परिवार का अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी बनता है तो उसको कॉम्पेंसेट करने का तरीका ये था कि फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एमबीबीएस सीट दी जाती या फ्री ऑफ कॉस्ट उसको इंजीनियरिंग सीट दी जाती। जो परिवार इन हुर्रियत के नेताओं को अप्रोच करते, उन्हें इस बात का दुख होता था कि पैसे को मॉनेटरी कंजम्पशन यानी पैसा लिया जाता था, और जो मकसद था प्रोग्राम का, आतंकियों के परिजनों को फ्री ऑफ कॉस्ट एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की सीट दिलाना, वो मकसद जो है उस मकसद का ख्याल नहीं रखा जाता था। इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर 10 से 12 लाख रुपया एक सीट के लिए एक बच्चे से लिया जाता था, और अगर कोई हुर्रियत का नेता सिफारिश करता तो उसकी सिफारिश की बुनियाद पर कीमत कम भी हो जाती थी। यानी अगर किसी हुर्रियत के नेता ने सिफारिश की तो ये सीट 5 लाख में भी मिल जाती थी, जबकि इस सीट को पाकिस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी इसके लिए ना तो कोई फीस देने की ज़रूरत पड़ती थी, ना कोई इम्तिहान देने की ज़रूरत पड़ती थी, सिर्फ हुर्रियत के नेताओं की सिफारिश की ज़रूरत थी। वो सिफारिश करते तो आपको सीट मिल जाती थी। अच्छा, हुर्रियत नेता का सियासी कद कितना है? अगर बहुत बड़ा हुर्रियत नेता करता है सिफारिश तो कंसेशन ज़रा ज़्यादा मिलेगी, और अगर कोई छोटा मोटा हुर्रियत नेता सिफारिश करता है तो कंसेशन थोड़ा कम मिलेगी। सीआईके का ये भी कहना है कि जो एविडेंस हमारे पास है, उस एविडेंस की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि लगभग 4 करोड़ रुपया हर साल इन सीट्स की एलोकेशन पर खर्च होता था। 40 सीटें लगभग एमबीबीएस प्रोग्राम की हर साल भरी जाती थी, और इन 40 सीटों को भरने के लिए 4 करोड़ रुपया जो है वो हुर्रियत के नेता जमा करते थे। यानी साफ तौर पर एक सीट पर 10 लाख रुपया आपको देना है और सीट आपकी हो गई, जबकि वो सीट फ्री ऑफ कॉस्ट थी, और वो किन के लिए थी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अच्छा, और इस पर उन्होंने ये भी कहा है कि अब ये 4 करोड़ है, ये साल का 8 करोड़ लिया है हुर्रियत के नेताओं ने, इस पर और अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। यानी 10 लाख रुपए की सीट बेची है, 20 लाख रुपए की सीट बेची है, कितने की बेची है उस पर अभी भी पड़ताल चल रही है। इन्वेस्टिगेशन से यह भी पता चला है कि जिस समय पैसा लिया जाता था, पेरेंट्स से कलेक्ट किया जाता था, और उसके बाद इस पैसे को आतंकवाद के समर्थन के लिए, अलगाववाद के समर्थन के लिए जब इस्तेमाल किया जाता था, तो इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला है कि हर लेयर में बिचौलियों का इस्तेमाल किया जाता था। यानी डायरेक्टली आप पैसा आतंकवादियों को नहीं दे रहे हैं, बीच में आपने किसी को पैसा दे दिया, उसने आगे वो ट्रांसफर किसी आतंकी संगठन को किया या किसी अलगाववादी संगठन की एक्टिविटीज को फंड करने के लिए, स्पॉन्सर करने के लिए किया। यहां तक कहा गया है कुछ एजुकेशनल कंसल्टेंसीज का इस्तेमाल किया गया इसी पैसे को खुर्द-बुर्द करने के लिए, इस पैसे को आतंकवादियों तक और अलगाववादियों तक पहुंचाने के लिए। इस बुनियाद पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक मोहम्मद अकबर बट हैं, जिन्हें जफर बट कहा जाता था। ये सैल्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन हैं। ये बाग मेहताब श्रीनगर के रहने वाले हैं, और ये पूर्व में आपको याद रहा होगा बहुत स्ट्राइक 2 पर भी बड़े एक्टिव थे। जम्मू में आकर भी इन्होंने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एड्रेस की हैं, और यहाँ पर भी ये जम्मू कश्मीर के मसले के हल को लेकर बात किया करते थे। फातिमा शाह, ये नुंद्रेश कॉलोनी की रहने वाली हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद अब्दुल्ला शाह सलकोट कुपवाड़ा के रहने वाले हैं। सफजार अहमद शेख नौगाम शांगत अनंतनाग के रहने वाले हैं। अल्ताफ अहमद बट इस समय कराची पाकिस्तान में हैं। अल्ताफ अहमद बट मोहम्मद अकबर बट के भाई हैं, और ये इस समय पाकिस्तान में हैं। मंसूर अहमद शाह, ये भी इस समय जो हैं ये सफजार अहमद शेख के भाई हैं, ये इस समय जो हैं रावलपिंडी पाकिस्तान में हैं। 2 और लोग हैं जिनके बारे में ये कहा गया है, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, और उनको लेकर भी ये कहा जा रहा है जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। 2 इंडिविजुअल्स जो इस केस एफआईआर में इन्वॉल्व हैं, एक जफर अकबर बट के भाई और दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा, सफजार अहमद शेख के भाई, ये 1990 की दहाई में पाकिस्तान चले गए थे आर्म्स एंड एम्युनिशंस की ट्रेनिंग के लिए, और अब वहीं पर रह रहे हैं। आईएसआई के बिहाफ पर
एडमिशन्स के मामले में ये इनका कलीदी रोल माना जाता है। ये एक बहुत बड़ा काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने आज खुलासा किया है। इस खुलासे से दो बातें तो साफ होती हैं। एक बात तो ये कि आतंकवाद के नाम पर, अलगाववाद के नाम पर पैसे का लेन देन कैसे हुआ है और किस तरीके से पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस में और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, मेडिकल कॉलेजेस की तो 40 सीटें थी, हर सीट के लिए 10 लाख रुपया या 10 से 20 लाख रुपया। और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर किसी, ये CIK कश्मीर कह रही है कि अगर किसी हुर्रियत के नेता की सिफारिश होती तो थोड़ा पैसा आपसे कम लिया जाता, लेकिन हुर्रियत के नेताओं की सिफारिश पर मिलने वाली ये MBBS और इंजीनियरिंग की सीटें हैं। इन MBBS और इंजीनियरिंग की सीटों को भी उन लोगों को बेचा गया जिन लोगों का ना तो कोई ना घर परिवार का कोई आदमी आतंकवाद से जुड़ा हुआ था, ना दूर दूर तक उनका कोई लेना देना आतंकवाद से था। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि अगर किसी आतंकवादी का कोई पड़ोसी था, उस पड़ोसी ने भी इस बुनियाद पर सीट ले ली कि जी मैं फलां का पड़ोसी हूँ। कईयों को, ये भी CIK की जांच पड़ताल में निकल कर आया कि कईयों को सिफारिश की चिट्ठी इस बुनियाद पर लिख कर दी जाती थी कि जनाब ये फलां के रिश्तेदार हैं, जबकि वो उस फलां आतंकवादी के कोई रिश्तेदार नहीं होते थे। तो जैसा आतंकवाद, जम्मू कश्मीर के आतंकवाद में एक कहानी तो ज़रूर रही है कि गरीबों के, कमज़ोरों के और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के वो बच्चे जिनके लिए तालीम हासिल करना बड़ा मुश्किल है और जिनके माँ बाप उनके लिए बहुत सारे ख्वाब देखते हैं और उन सारे अपने सारे ख्वाब जो उनके साकार नहीं हुए होते हैं, अपने बच्चों के ज़रिए साकार करने का जो माँ बाप सपना देखते हैं, तो वो यही सपना देखते हैं कि हमारा बच्चा MBBS का डॉक्टर बने या इंजीनियरिंग करे। अब आप खुद हिसाब लगाएं कि MBBS और इंजीनियरिंग की सीटें जो पाकिस्तान में ISI ने एक प्रोग्राम के तहत आतंकवाद को इंसेंटिवाइज करने के लिए सीटें रखी हुई थी, उन सीटों का इस्तेमाल भी हुर्रियत के नेताओं ने, अलगाववादी नेताओं ने, जो खुद को कश्मीर के युवाओं का नुमाइंदा एक समय में बताते थे, उन नेताओं ने पैसा जमा करने के लिए किया है और उससे पैसा जो जमा किया है उससे आतंकवाद और अपनी अलगाववादी एक्टिविटीज़ को उसी पैसे से इन लोगों ने चलाया है। और ये भी पड़ताल में निकल आया कि जो पैसा सीट के लिए लिया, उस पैसे का इस्तेमाल अपने घर खर्च के लिए भी इन अलगाववादी नेताओं ने किया है। हुर्रियत के नेताओं से बहुत सारे सवाल अलग अलग जांच एजेंसियां पूछ रही हैं, लेकिन जो ये रेवोल्यूशंस हो रही हैं, जो ये चीज़ें लोगों के सामने आ रही हैं, ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी आम कश्मीरी को मालूम है। ये ऑलरेडी अखबारों की जीनत बन चुके हैं। ये ऑलरेडी श्रीनगर शहर में रहने वाले लोगों को पता है, अनंतनाग में रहने वाले लोगों को पता है, बारामुल्ला में रहने वाले लोगों को पता है। वो ये तमाम चीज़ें जानते हैं। लेकिन एक टाइम था कि अलगाववादियों का और आतंकवादियों का खौफ था, डर था। उस खौफ और डर के चलते लोग बोलते नहीं थे, लेकिन अब चूंकि खौफ और डर थोड़ा कम हुआ है, उसके चलते लोगों ने बोलना शुरू किया है और इन नेताओं पर अब शिकंजा कसने लगा है।